देश का सबसे बड़ा सोलर सपना है पीएम सूर्यग्रह योजना। और इस योजना के अंतर्गत करीब 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं। लाखों लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाने के लिए और सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया है, पर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां पीएम सूर्यग्रह योजना में सिस्टम लगवाने में कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अप्लाई किए हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, उन लोगों के घर पे अभी सिस्टम नहीं लगा है। कुछ लोगों के यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं हुई है, कुछ लोगों ने गलत सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा लिए हैं। कुछ लोगों के घरों पे सोलर सिस्टम तो लग गया है, पर उन्हें उसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है सोलर सिस्टम लगवाने का। और बहुत सारे लोगों के खातों में कई कई महीने गुजरने के बाद भी सब्सिडी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर पीएम सूर्यग्रह योजना में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आज आपको मैं 5 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं, जिन गलतियों को अगर आपने अवॉइड किया तो आपके घर पे 15 दिन से 30 दिन के अंदर सोलर सिस्टम लग जाएगा। 15 दिन के अंदर सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी और उस सोलर सिस्टम को लगवा के आपके बिजली बिल ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो वजह है जिसकी वजह से आपके सोलर सिस्टम लगवाने में दिक्कत आ रही है या देरी हो रही है, अगर आपने ऑलरेडी पीएम सूर्यग्रह योजना की पोर्टल पे अप्लाई किया हुआ है, तो पहली दिक्कत है या तो पोर्टल की ओर से या तो डिस्कॉम की ओर से आपके अप्रूवल में देरी हो रही है। तो उसके लिए जो रीजन है वो रीजन ये है कि करोड़ों लोगों के घरों पे सोलर सिस्टम लगवाना है और लाखों लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जब भी किसी ऑनलाइन साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो उस वेबसाइट में ग्लिच आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप लोग डिस्कॉम में देते हैं, तो डिस्कॉम में उतना मेन पावर नहीं है। मेन पावर की कमी की वजह से आपकी जो फाइलिंग है उसके अप्रूवल में देरी होती है। अक्सर लोग जो ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं डेटा को मिसमैच कर देते हैं। तो डेटा मिसमैच में ये है कि आधार कार्ड का आपका नंबर कुछ है और उसका एक डिजिट आपकी वजह से मिस हो गया, या आपका जो कनेक्शन नंबर है, कनेक्शन नंबर में आपसे कोई गलती हो गई, तो आपको तो ये लग रहा है कि जो डिस्कॉम है उसको आपने अपनी पूरी जानकारी दे दी है, पर एक्चुअल में वो जानकारी सही नहीं है, जिसकी वजह से जो पोर्टल है उसने हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया हो, पर जो डिस्कॉम है वो आपको अप्रूवल नहीं दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी क्रॉस वेरीफाई करें अपनी एप्लीकेशन को, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप अपने आधार नंबर, अपना जो बिजली का कनेक्शन नंबर है वो, इसके साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको आप क्रॉस वेरीफाई करें और क्रॉस वेरीफाई करके जांचें कि क्या आपने डेटा एंट्री में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो तत्काल आप अपने रिलेटेड जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम में जाएं और वहां पे उस जो आपकी गलती है उसमें अमेंडमेंट करा लें। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है आपके सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन में डिले होने का, वो है आपके गलत वेंडर का सिलेक्शन। तो गलत वेंडर का अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो तो डिले होगा ही होगा, और आपने अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लग गया है या आप लगवाने जा रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो वेंडर है, वेंडर आपसे बात करते हैं कि माना 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है कि साहब आप 2 लाख रुपए मेरे को दीजिए और 2 लाख रुपए में आपसे सोलर सिस्टम आपके घर पे लगा के दे देंगे। उनसे पूछेंगे कि कौन सा सिस्टम लगवाना है, तो 2 ही सिस्टम है जिन पे आपको सब्सिडी मिलती है, या तो ऑन ग्रिड है या तो फिर हाइब्रिड है। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड के साथ ही काम करता है, बिजली के साथ ही काम करता है। ये बात आपको उस टाइम वेंडर नहीं बताता है जिस टाइम पे वो आपसे जो पेमेंट है वो ले रहा है या आपको कोटेशन दे रहा है। ऑन ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे जब सोलर सिस्टम आपका लग जाता है तो लगने के बाद में आपको पता चलता है कि ये तो सब्सिडी के चक्कर में आपने गलत ही सिस्टम लगवा लिया। क्योंकि अगर दिन में आपके यहाँ पे 3 या 4 घंटे का पावर कट रहता है तो उस टाइम पे आपको एडिशनल इन्वर्टर बैटरी की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। और दिन के टाइम में ही जब सोलर आपका पीक जनरेशन कर रहा है, उस टाइम पे भी ग्रिड ना होने की वजह से आपका जनरेशन वेस्ट जा रहा है। तो दूसरा, हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या है कि जो लोग हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, वहाँ पे कंपनी का नाम जो वेंडर है वो नहीं बता रहे हैं कि साहब कौन सी कंपनी का मैं सिस्टम लगाऊंगा, बस बात करी जा रही है कि साहब हाइब्रिड लगा देंगे। अब हाइब्रिड में बहुत सारी कंपनियां हैं और जो वेंडर हैं वो मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि कम से कम रेट का इन्वर्टर लगाया जाए, लो क्वालिटी का इन्वर्टर लगाया जाए,
लो क्वालिटी का इन्वर्टर वो लोग सब्सिडी में लगा रहे हैं। वेंडर को ये लगता है कि ग्राहक को केवल सब्सिडी से मतलब है, सब्सिडी उसके खाते में आ गई, मैंने सिस्टम उसके यहाँ लगा दिया, बात खत्म हो जाती है। आगे क्या होगा उससे बहुत ज़्यादा वेंडर को मतलब नहीं होता है। इसलिए आप वेंडर को पहले से ही आप बताएँ कि आपको इस ही कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना है, और हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगा रहे हैं तो आप खुद से चेक करें कि किस कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर अच्छा है, क्योंकि वो इन्वर्टर आपके घर पे लगना है, लाइफ टाइम आपके साथ रहना है, आपको बिजली बना के उसी इन्वर्टर को देना है। पर वेंडर आपका सिस्टम लगाने के बाद में हो सकता है कि साल में एक ही बार आपसे हाय हेलो करना है, पर जो सिस्टम आपके यहाँ पे लगा है वो हर रोज हर मॉर्निंग आपको सुबह ही हाय हेलो बोलने वाला है। यहीं पे बहुत सारे जो वेंडर होते हैं उनके पास में इन्वेंट्री होती नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका जब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद में कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेंगे, देन वहां से इन्वर्टर आएगा। तो लो इन्वेंट्री होने की वजह से भी आपका जो सिस्टम है उसमें देरी हो जाती है। तो आप यहाँ पे ये भी सुनिश्चित करें कि जिस वेंडर से आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, क्या उसके पास में परफेक्ट इन्वेंट्री है, क्या उसके पास में डीसीआर पैनल है, क्या उसके पास में हाइब्रिड या ऑन ग्रिड इन्वर्टर का स्टॉक लगा है, क्या उसके साथ में आप बैटरी लगवाना चाह रहे हैं तो बैटरी का स्टॉक उसके पास है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने चेक की तो आपका सिस्टम विदिन 15 टू 30 डेज़ के अंदर लग जाएगा। अब जो तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम में वो है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग की एक बहुत जटिल प्रोसेस है, और नेट मीटरिंग ही एक ऐसी चीज़ है सोलर सिस्टम में कि जिसको लगवा के आप बिजली का बिल ज़ीरो कर सकते हैं। तो दिन भर जब आपका सोलर काम कर रहा है, बिजली बना रहा है, तो नेट मीटरिंग की मदद से आप एक्स्ट्रा हुई जनरेशन को सरकार को वापस दे सकते हैं। तो नाइट में जब आप यूज़ करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, तो चूंकि दिन में आपने इलेक्ट्रिसिटी सरकार को दी है और रात में आपने वापस ले ली, तो आपके यूनिट टू यूनिट माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बिजली बिल है वो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेट मीटर एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, और नेट मीटरिंग में कई बार इंस्पेक्शन में डिले होने की वजह से आपका जो नेट मीटर है वो डिले हो जाता है, क्योंकि डिस्कॉम वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है, आपकी साइट इंस्पेक्शन करता है, और डिस्कॉम कई बार ओवरलोड हो जाता है, कर्मचारी माना वहाँ पे डिस्कॉम पे कम है तो वो ओवरलोड हो गए। तो आप ये करें, उसका सॉल्यूशन ये है, पहले से ही आप अपने जो डिस्कॉम है उसको इन्फॉर्म कर दें कि जी मेरे यहाँ पे 10 दिन बाद में सोलर सिस्टम लगने वाला है, तो जो भी इंस्पेक्शन वाला काम है, इंस्पेक्शन वाला काम डिस्कॉम पहले ही कर ले, उसके पास पर्याप्त टाइम हो आपके इंस्पेक्शन करने का और नेट मीटर लगाने का। तो जैसे ही आपका सिस्टम लगे उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपके यहाँ पर नेट मीटर लग जाए, तो जिससे कि आपके उसी दिन से या उसके नेक्स्ट दिन से जो पावर आपके बिल्स हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दो ऐसे जो कमियां हैं वो बताने जा रहा हूँ, जो लोग नया सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं और जिन लोगों ने लगवाया है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल सीरियस होकर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो चौथी डिले है वो तो ये है कि आपके यहाँ पे सब्सिडी जो है वो लेट आ रही है, या तो फिर आपके 3 महीने हो गए हैं सोलर सिस्टम को लगवाने में और सब्सिडी आपके यहाँ अभी तक भी नहीं आई है। तो उसका रीजन जो है वो ये होगा कि आपका ये जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। तो आप चेक करें कि क्या आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है। दूसरा ये रीजन आपका हो सकता है कि आपके जो वेंडर हैं उसने पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन ही अपलोड ना किए हों। तो आप वेंडर से स्वयं चेक कराएं कि क्या उसने पूरी फॉर्मेलिटी जो है वो आपकी अपलोड कर दी है। और तीसरा जो रीजन है वो ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, कई बार लोग अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते हैं, तो बैंक नॉन ऑपरेशनल में उस अकाउंट को डाल देते हैं। तो आप चेक करें कि आपने सही अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है और जो आपने बैंक डिटेल्स अपनी दी हैं क्या वो बिल्कुल सही है, कोई डिजिट उसके अंदर तो मिसमैच नहीं है। तो उसके लिए आप अपना क्रॉस चेक भी वहाँ पे दे सकते हैं, और क्रॉस चेक की मदद से आप चेक करें अपनी एप्लीकेशन में कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है क्या वो बिल्कुल सही है। अगर उसके बाद भी आपकी जो सब्सिडी है उसमें डिले हो रहा है, तो देन आप ईमेल कर सकते हैं एमएनआरई को, और एमएनआरई को ईमेल करके आप अपना पूरा एप्लीकेशन नंबर से लेके पूरा डेटा एमएनआरई को दें। एमएनआरई अगर सब कुछ सही है तो इमीडिएटली आपके खाते में जो सब्सिडी है उसको रिलीज कर देगी। पांचवी दिक्कत है जो कि इस वीडियो का सबसे इंफॉर्मेशनल पार्ट है, वो ये है इंस्टॉलेशन इशू। इंस्टॉलेशन इशू में क्या होता है, वेंडर गलतियां करते हैं, वो करते हैं कि अर्थिंग आप चेक करेंगे तो एक अर्थिंग से दूसरी अर्थिंग के बीच में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, पर बिल्कुल पास पास में अर्थिंग कर देंगे। और कई बार क्या करते हैं कि इन्वर्टर की अर्थिंग नहीं करते हैं, पैनल की अर्थिंग करती, उसके
उसके बाद में स्ट्रक्चर की अर्थिंग कर दी, इन्वर्टर की अर्थिंग ना की। 3 अर्थिंग मैंडेटरी हैं, 3 अर्थिंग आपको करानी ही करानी है, एक इन्वर्टर की, एक स्ट्रक्चर की और एक आपके पैनल की। ये कराएँ, 1 मीटर की डिस्टेंस पर अर्थिंग में आप ज़रूर रखें। दूसरी यहाँ पे जो दिक्कत है वो ये है कि जो बचत करने के चक्कर में यहाँ पे वेंडर, जैसे आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाया, तो हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर आप चाहे कंपनी कोई भी हो, किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर ले रहे हैं, पर उसके अंदर एक प्रोटेक्शन बॉक्स लगना ज़रूरी है, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर में अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आते हैं या फिर ओवरलोड आप हाइब्रिड इन्वर्टर को करते हैं, तो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर खराब हो जाएगा। ये दिक्कत ऑन ग्रिड इन्वर्टर में नहीं आती है, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर डायरेक्टली आपके लोड नहीं चला रहा होता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर केवल ग्रिड में फीडिंग कर रहा होता है, जो आपकी सोलर पावर आ रहा है, उसको केवल ग्रिड में डालता है और आपका जो लोड है वो बिजली से चल रहा होता है। तो ऑन ग्रिड में दिक्कत नहीं आती, पर हाइब्रिड इन्वर्टर में चूंकि इन्वर्टर से ही आपके लोड चल रहे हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन बॉक्स जरूर लगाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में प्रोटेक्शन बॉक्स नहीं लगाते हैं, और प्रोटेक्शन बॉक्स ना लगाने की वजह से उनके जो इन्वर्टर है उसमें दिक्कत आ जाती है, इन्वर्टर खराब हो जाता है, उसका कार्ड जल जाता है। आप ये एश्योर करें कि क्या इन्वर्टर के अंदर एसी डीबी, डीसी डीबी के अलावा प्रोटेक्शन बॉक्स भी लगाया गया है। अगर नहीं लगाया गया है तो आप अपने वेंडर को बोलिए कि प्रोटेक्शन बॉक्स आप जरूर लगा कर दें। ये तो होगी हाइब्रिड की बात। अब बात करें ऑन ग्रिड की। ऑन ग्रिड में एक वेंडर को पता होता है कि कहाँ वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। तो एक ही लाइन पे अगर पहले से 4 से 5 या 6 ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगे हैं, एक ही लाइन पे, मतलब ट्रांसफार्मर से जो लाइन जा रही है उस लाइन में 5-6 कनेक्शन हो चुके हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर वहां पे लग चुके हैं, तो 90% से ज्यादा ये संभावना है कि वहां पे ग्रिड का वोल्टेज 270 या 270 से प्लस हो गया होगा। तो अगर ग्रिड का वोल्टेज 270 या 270 से प्लस होता है, उस कंडीशन में आपकी जो मेन लाइन है उसके वोल्टेज बढ़ जाएंगे और आपके घर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जल सकते हैं या तो फिर खराब हो सकता है। खाली दिक्कत यहीं तक नहीं है, दिक्कत यहाँ भी है कि जब वोल्टेज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो आपका इन्वर्टर है वो इन्वर्टर ग्रिड में फीड करना भी बंद कर देगा, चाहे हाइब्रिड की बात करें और चाहे ऑन ग्रिड की बात करें। तो यहाँ पे भारत सरकार के कुछ मानक हैं कि 253 वोल्ट से ज़्यादा ग्रिड में किसी भी सूरत में इन्वर्टर जो है वो फीड ना करे। पर उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे इस तरह के इन्वर्टर बना रही हैं जो कि 253 वोल्ट से ऊपर भी ग्रिड में फीडिंग करते हैं। आप खुद से ये सुनिश्चित करें कि आपके यहाँ पे आपकी जो लाइन है उसके अंदर कितने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगे हैं। माना 4 से 5 ऑन ग्रिड इन्वर्टर वहां पे लगे हैं, तो फिर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर ना लगवाएं, फिर आप वहां पे हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाएं, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर सीधा सोलर पावर से आपके पूरे घर के लोड चला सकता है। तो ग्रिड वो टच ही नहीं करेगा, तो ग्रिड के अंदर वोल्टेज ज्यादा भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट ऑफ ग्रिड की तरह तो आपका सोलर सिस्टम काम कर रहा है। पर अगर आप ये कोशिश करें कि 270 आ रहे हैं वोल्टेज आपकी ग्रिड लाइन में पहले से ही, और उसमें भी आप 275 या 280 वोल्टेज अपने इन्वर्टर का ज्यादा करा के और ग्रिड में फीडिंग कर दें जस्ट फॉर कि आपका एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है पूरी लाइन में इतने हाई वोल्टेज हो जाएंगे कि जिन लोगों के यहाँ पे सोलर नहीं लगा है, सर्वो स्टेबलाइजर नहीं लगे हैं, उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। उन लोगों का टीवी खराब हो सकता है, फ्रिज खराब हो सकता है, एलईडी लाइट खराब हो सकती है। और ये दिक्कत आने वाले समय में, मैं आप लोगों को आज ही बता रहा हूँ, आने वाले समय में एक बड़ी समस्या ये सोलर के साथ में बनने जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कमियां थी जो लोग कर रहे हैं पीएम सूर्यग्रह योजना में। और ये जो 5वीं मैंने कमी बताई, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो के बाद में आप मेरा वो वीडियो भी जरूर देखें, ताकि और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो कि आने वाले टाइम में ये वाली दिक्कत एक बड़ी दिक्कत बनने जा रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली